Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is tubular and interstitial disease. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ग्लोमेरुलर डिजीज़ को कवर कर लिया था, जिसमें नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक डिजीज़ था। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ट्यूबुलर और इंटरस्टिशियल डिजीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने ये कहा था कि जो किडनी के डिजीज़ होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं: ग्लोमेरुलर, ट्यूबुलर, इंटरस्टिशियल एंड द ब्लड वेसल। लेकिन जो ट्यूब्यूल और इंटरस्टिशियल के डिजीज़ हैं उनको हम एक साथ मिला के पढ़ते हैं, विच आर कॉल्ड ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज़। सबसे पहला है एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी। पहले एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी को एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस भी कहा जाता था, लेकिन हर दफ़ा इंजरी की वजह से नेक्रोसिस नहीं होगा तो हम एटीआई को प्रेफर करेंगे। अब जो एटीआई है, अगर इसको ठीक ना किया तो एक्यूट रीनल फेलियर बन सकता है। एक्यूट रीनल फेलियर को ठीक ना किया तो क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाएगा। क्रॉनिक रीनल फेलियर को ठीक ना किया तो वो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ बन जाएगा। एंड स्टेज रीनल डिजीज़ को ठीक ना किया तो वो डेथ करवा देगा। ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, इस्कीमिक और टॉक्सिक इंजरी। इस्कीमिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है? शॉक हो सकता है, सर्कुलेटरी फेलियर हो गया, कोलैप्स है, डिहाइड्रेशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, वास्कुलाइटिस एंड द हाइपरकोगुलेबल स्टेट। इनकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा ट्यूब्यूल्स की तरफ। ओके, और इसके अलावा कुछ डायरेक्ट टॉक्सिसिटी है जिसमें ड्रग्स आती है। ड्रग्स के अंदर आपने एनसेड, रिफेम्पिन, पेनिसिलामिन, ओके, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। रेडियो कंट्रास्ट डाई और कुछ पिगमेंट है लाइक मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एंड द रेडिएशन। पैथोजेनेसिस या मैकेनिज्म को देख लेते हैं। ओके, तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? आपको ये पता है कि जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स होती है, ट्यूब्यूल्स वाले सेल होते हैं, इन्होंने बहुत सारा काम करना होता है। ओके, क्योंकि इनका मेटाबॉलिक डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये इस्कीमिया से भी सेंसिटिव होते हैं। और चूंकि इनके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है तो ये टॉक्सिन्स के लिए भी सेंसिटिव होते हैं। इन शॉर्ट, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स की इस्कीमिक या टॉक्सिक इंजरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। इस्कीमिया क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है। टॉक्सिन्स क्यों? क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है टॉक्सिन्स के लिए। ओके, तो उनका मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले है इस्कीमिया। तो इस्कीमिया होता है तो इस्कीमिया की वजह से सेलुलर पोलैरिटी, सेल की पोलैरिटी का मतलब है कि म्यूकोजल सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर है, ब्लड सरफेस पे आपके स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होते हैं, तो जो सेल पोलैरिटी है वो ख़त्म हो जाती है। यानी जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होते हैं जो कि नॉर्मली बेजोलैटरल मेम्ब्रेन पे लगे हुए होते हैं और ये पंप कर रहे होते हैं सोडियम वगैरह को, तो ये बेजोलैटरल मेम्ब्रेन से कहाँ पहुँच जाते हैं? लुमिनल सरफेस पे पहुँच जाते हैं। यानी सेल की पोलैरिटी ख़राब हो गई है, लॉस हो गई है। नंबर 2, एबनॉर्मल आयन ट्रांसपोर्ट होगा। जब एबनॉर्मल आयन ट्रांसपोर्ट है, यानी जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है वो सोडियम को बाहर फेंकेगा, जिसकी वजह से सोडियम की डिलीवरी डिस्टल ट्यूब्यूल के पास काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। जब डिस्टल ट्यूब्यूल के पास काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी सोडियम की डिलीवरी, तो उसकी वजह से क्या होगा? वो वेजो कंस्ट्रक्शन कराना शुरू कर देगा, क्योंकि डिस्टल ट्यूब्यूल के पास जितना ज़्यादा सोडियम आएगा तो वो रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम के ज़रिए वेजो कंस्ट्रक्शन करा देगा, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 ने वेजो कंस्ट्रक्शन करानी है। अब वेजो कंस्ट्रक्शन किसी और मैकेनिज्म की वजह से भी हो सकती है। ओके, लाइक एंडोथेलिन के प्रोडक्शन को कम कर बढ़ा दो। ओके, एनओ की प्रोडक्शन को कम कर दो, प्रोस्टासाइक्लिन की प्रोडक्शन को कम कर दो। ठीक हो गया। अब इस्कीमिया हो रहा है, जो जो इस्कीमिक सेल्स होते हैं वो साइटोकाइंस को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। जब साइटोकाइंस को एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे तो ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी आना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। और जो ट्यूबुलर सेल्स इस्कीमिया की वजह से या डब्ल्यूबीसी की वजह से डैमेज हो गया तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से डिटैच होना शुरू हो जाएगा। जब वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से डिटैच होना शुरू हो जाएंगे तो वो ल्यूमिन को ओक्लूड कर देंगे, इंट्रा ट्यूबुलर प्रेशर बढ़ा देंगे। ओके, और जब इंट्रा ट्यूबुलर प्रेशर बढ़ेगा तो यूरिन का बैक लीक होगा और जीएफआर और ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक हो गया। तो जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी जो ल्यूमिन है डैमेज ट्यूब्यूल का, तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो कहाँ पे लीक कर जाएगा? इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में लीक कर जाएगा। जब इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में लीक कर जाएगा तो इंटरस्टिशियल एडीमा हो जाएगा, इंटरस्टिशियम का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, वो मजीद ट्यूब्यूल्स को कंप्रेस करना शुरू कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा। तो ये पूरा पैथोजेनेसिस वाला मैकेनिज्म होता है। ओके, इस्कीमिया की वजह से और टॉक्सिन्स की वजह से जीएफआर वगैरह कम हो जाता है, तो ये पूरा मैकेनिज्म है। टॉक्सिक इंजरी हुआ तो ट्यूबुलर इंजरी हो गया। इस्कीमिया की वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन हुआ, इसकी वजह से ट्यूबुलर इंजरी हुआ। जब ट्यूब्यूल्स डैमेज होती है तो ट्यूबुलर बैक लीक होता है और स्लेफ्ट सेल्स होते हैं। ओके,
ट्यूबुलर बैक लीक और जो स्लेफ्ट सेल्स हैं वो ट्यूब्यूल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। दूसरी तरफ इन्फ्लेमेशन चल रही है इंटरस्टिशियम की, वो मजीद जीएफआर को कम कर देगी। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। इन शॉर्ट जीएफआर कम होती है, एजोटीमिया होता है, यूरीमिया होता है, ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है। मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, इस्कीमिक और टॉक्सिक। इस्कीमिक के अंदर पैची पैची ट्यूबुलर नेक्रोसिस है। पैची का मतलब स्पेसिफिक पार्ट्स को इन्वॉल्व करेगा। ओके, ठीक हो गया, जो अल्टरनेट करेगा नॉर्मल या लेस डैमेज पार्ट से। अब द मोस्ट अफेक्टेड जो पार्ट्स होते हैं इसको रट्टा मार लो, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल का स्ट्रेट सेगमेंट और थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, इनका सबसे ज़्यादा इस्कीमिया होता है। इसके बाद नेफ्रोटॉक्सिक, तो नेफ्रोटॉक्सिक के अंदर ट्यूबुलर इंजरी नेक्रोसिस होती है और ये मेनली आपको सिर्फ प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में देखने को मिलती है। ओके, जो डिस्टल ट्यूब्यूल होते हैं और कलेक्टिंग डक्ट होता है तो वहाँ पर सेलुलर और प्रोटीन कास्ट होती है और वहाँ पर आपको इंटरस्टिशियल एडिमा भी देखने को मिल सकता होता है। ओके, अब क्लिनिकल कोर्स के बारे में बात करते हैं तो इसका एक इनिशिएशन, मेंटेनेंस और रिकवरी फेस होता है। इनिशिएशन के अंदर इवेंट स्टार्ट होते हैं, यूरिन आउटपुट हल्का सा गिरता है और हल्का सा एजोटीमिया होता है। मेंटेनेंस के अंदर ओलिगोयूरिया और ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, वाटर ओवरलोड, हाइपरकैलेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और बीयूएन, एजोटीमिया और सीवियर हो जाएगा। रिकवरी के अंदर क्या होगा, यूरिन वॉल्यूम अब यानी क्या होगा, यूरिन वॉल्यूम रेज होना शुरू हो जाएगा। ओके, यानी रीनल ट्यूबुलर फंक्शन वापस आना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। दिस इज कॉल्ड रिकवरी फेस। अब यहाँ पर इनका डिफरेंस बताया हुआ है। इस्कीमिक में कौन इफेक्ट करता है, प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल और थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, जबकि नेफ्रोटॉक्सिक के अंदर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड और स्ट्रेट ट्यूब्यूल मेनली। ठीक हो गया। ओके, यानी स्कीमिया के अंदर क्या होता है, स्कीमिया के अंदर आपको पैची नेक्रोसिस देखने को मिलती है, यानी जो नेक्रोसिस होती है पैची होती है और प्रोक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल और थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनले अफेक्टेड होते हैं। जबकि नेफ्रोटॉक्सिक के अंदर नेक्रोसिस काफ़ी एक्सटेंसिव होती है, वहाँ पर पैची थी और ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को इन्वॉल्व करता है और ये मर्करी वगैरह की वजह से हो सकता है। ओके, इसके अलावा जो डिस्टल ट्यूब्यूल है लाइक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, इनकी भी नेक्रोसिस वगैरह हो सकती है। और दोनों टाइप्स के अंदर क्या सिमिलैरिटी है, दोनों के केस में इस्कीमिक और नेफ्रोटॉक्सिक दोनों के केस में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आपको कास्ट देखने को मिलती है। अब प्रोग्नोसिस के कॉज पर डिपेंड करता है कि इसका ओवरलाइन कॉज क्या होता है। अब इसके बाद है ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। पहले हमने ट्यूब्यूल्स की इंजरी पढ़ ली डायरेक्ट टॉक्सिन्स की वजह से या इस्कीमिया की वजह से। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह भी कहते हैं। ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस और प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज में फ़र्क क्या होता है। ओके, ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के अंदर नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाली चीज़ें नहीं होती। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये एजोटीमिया से स्टार्ट होता है लेकिन जो पेशेंट है वो पोलीयूरिया के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि नेफ्राइटिक के अंदर एजोटीमिया और एनोयूरिया था लेकिन यहाँ पर पोलीयूरिया होता है। पोलीयूरिया का मतलब है कि किडनी यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, ज़्यादा पानी निकल रहा है, साल्ट की वेस्टिंग होती है, एसिड की एक्सक्रीशन डिफेक्टिव होती है और जब एसिड की एक्सक्रीशन डिफेक्टिव होगी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है या सिस्टेमिक डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है लाइक डायबिटीज़ वगैरह। ओके, अब हम आगे नीचे चलते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस एंड द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब है ब्लैडर, यूरिथ्रा, यूरेटर, किडनी। ओके, इन सब के इन्फेक्शन को मिला के हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। अब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में अगर किडनी की इन्फ्लेमेशन है देन दिस इज कॉल्ड पाइलोनेफ्राइटिस। ओके, ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन है देन दिस इज कॉल्ड सिस्टाइटिस। ओके, द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं जो कि जीआईटी के इनहेबिटेंट्स होते हैं। अब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहती है कि ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इनका यूरिथ्रा छोटा होता है, हार्मोनल चेंजेस म्यूकोजल बैक्टीरियल एडहेरेंस को अफेक्ट करती है और नंबर 3 प्रोस्टैटिक फ्लूइड नहीं होता जो कि एंटी बैक्टीरियल होता है। इसके अलावा दूसरे रिस्क फैक्टर जो जेंडर के अलावा, तो अगर कैथीटर ज़्यादा इस्तेमाल किया या वेजिको यूरिट्रल रिफ्लेक्स है, वेजिको का मतलब होता है ब्लैडर, यूरिट्रल ओके वापस चला गया, प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ मेलाइटस, इम्यूनोसप्रेशन और लोअर यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, ट्यूमर कैनालिकुलाई, इनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। ओके, हिमेटोजीनस सेपरेट भी हो सकता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर आपने याद कर लेने हैं। तो ये सारे कॉजेज़ हैं। कॉजेज़ दो टाइप के होते हैं, इन्फेक्शियस और टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स में ड्रग्स, हाइपर सेंसिटिविटी और एनाल्जेसिक्स वगैरह आ जाती है। इन्फेक्शन के अंदर बैक्टीरियल, ओके, सीपीएन एंड अदर इन्फेक्शन, वायरल और पैरासिटिक। व्हाट इज सीपीएन, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा, ड्रग्स में हैवी मेटल लेड भी दिया हुआ है और कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ भी है लाइक आपके यूरिक एसिड की वजह से नेफ्रोकैल्सिनोसिस,
नेफ्रोकैल्सिनोसिस का मतलब है हाइपर कैल्सीमिक नेफ्रोपैथी, या फॉस्फेट न्यूरोपैथी है, हाइपोक्लेमिक न्यूरोपैथी है, या ऑक्जेलेट न्यूरोपैथी है, यानी ये सारी स्टोन्स वगैरह की बातें कर रही है। फिजिकल फैक्टर में क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन है, टॉक्सिन्स की वजह से या कैंसर्स की वजह से हो सकता है। नियोप्लाज्म वगैरह लाइक मल्टीपल माइलोमा है, जिसमें लाइट चेन कास्ट नेफ्रोपैथी है, इम्यूनोलॉजिकल है, वास्कुलर है और मिसलिनियस होती है। तो ये पूरी इटियोलॉजी वगैरह होती है। ओके, अब जो पाइलोनेफ्राइटिस होता है मोस्ट कॉमनली असेंडिंग इन्फेक्शन की वजह से होता है। किडनी का पढ़ रहे हैं किस तरह से होता है। सबसे पहले डिस्टल यूरिथ्रा और जो इंट्राइटस होता है, ओके, फीमेल्स में जो इनका एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसको कॉलोनाइज करेंगे, ओके, बैक्टीरिया कॉलोनाइज करेंगे एडहेसिन प्रोटीन के जरिए, ओके, फिर वो ब्लेडर के अंदर मल्टीप्लाई हो गए, ठीक हो गया। फिर इसके बाद वेजिको यूरेट्रल रिफ्लक्स होगा ड्यू टू इनकॉम्पिटेंट वेजिको यूरेट्रल ओरिफिस, जिसकी वजह से रिट्रोग्रेड सेंडिंग ट्रांसपोर्टेशन होती है, इन्फेक्शियस जो एजेंट्स होते हैं ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ओके, अब जो वेजिको यूरेट्रल रिफ्लक्स होता है ये इंट्रावेजिकल पोर्शन ऑफ यूरेटर के कॉन्जेनिटल डिफेक्ट की वजह से होता है। ओके, फिर ये इंट्रा रीनल रिफ्लक्स होगा, यानी पैपिले से होता हुआ रीनल टिश्यू में जाएगा। ओके, इस तरह से जाता होता है, फिर वहाँ पर ये इन्फेक्शन वगैरह करवाएगा। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन साइलेंट भी होता है और सिम्प्टोमेटिक भी होता है। साइलेंट का मतलब है कि बैक्टीरिया यूरिया है, यानी यूरिन में बैक्टीरिया आ रहा है लेकिन कोई पस नहीं आ रही। ओके, विदाउट पायोयूरिया। पायोयूरिया का मतलब है आपको डब्ल्यूबीसी मिलने चाहिए यूरिन के अंदर, ठीक हो गया, पस वगैरह। ओके, लेकिन ज़्यादातर जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो डिसयूरिया करवाते हैं। ओके, यानी पेनफुल मिक्चुरेशन है। ओके, इसके अलावा जो फ्लैंक पेन, फीवर, यूरिन ल्यूकोसाइट कास्ट आपको देखने को मिलती है। अब दो टाइप की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट में पैचेस, सुपरेटिव पस फॉर्मिंग इन्फ्लेमेशन होती है, नेक्रोसिस वगैरह और न्यूट्रोफिल कास्ट होती है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एब्सेस बनती है, पैपिलरी नेक्रोसिस होता है। ओके, स्पेशली अगर पेशेंट में सिकल सेल डिजीज, डायबिटीज़ और या ऑब्स्ट्रक्शन है। पायोनेफ्रोसिस का मतलब है पेल्विस पस से भर गया है। ओके, नेफ्रोसिस पेल्विस, पेरीनेफ्रिक एब्सेस हो सकती है और फाइनली रीनल स्कार हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करें तो ये एंटीबायोटिक थेरेपी के बाद भी हो सकता है क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है। लेकिन ये वेजिको यूरेट्रल रिफ्लक्स, ऑब्स्ट्रक्शन, इम्यूनो कंप्रेशन और डायबिटीज़ की वजह से होता है। ओके, एक वायरस का नाम है पोलीमा वायरस, तो ये किडनी एलोग्राफ्ट के अंदर होता है, तो उसका लेटेंट इन्फेक्शन होता है, लेकिन जैसे ही इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और ये एपिथेलियम को इन्फेक्ट करेगा। इसके बाद आता है क्रॉनिक। क्रॉनिक में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। ओके, इसको मज़ीद दो में डिवाइड करते हैं, रिफ्लक्स एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाइलोनेफ्राइटिस। रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी ये बच्चों में स्टार्ट होती है, वही मेन मैकेनिज्म है वेजिको यूरेट्रल रिफ्लक्स और इंट्रारीनल रिफ्लक्स। जबकि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव वाली ये आपको अडल्ट में देखने को मिलती है। ये जब होती है जब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है, लाइक हाइड्रोनेफ्रोसिस है, जिसकी वजह से किडनी में इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो दोनों के केस में ब्रॉड स्कार होगा, कैलिसिस डिफॉर्म हो जाती है, ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन आती है, फाइब्रोसिस होता है। इसके अलावा फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस और वास्कुलर हाइपरटेंशन भी हो सकती है। क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करें तो वही होगा जो इन्फ्लेमेशन वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब कुछ ट्यूबुलोस्टिशियल नेफ्राइटिस ड्रग्स या टॉक्सिन से भी हो सकता है। ओके, तो जो ड्रग्स और टॉक्सिन इंड्यूस ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होता है तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट कॉज है, ड्रग और टॉक्सिन इंड्यूस। पहले तो इन्फेक्शन इंड्यूस पढ़ लिया था। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक्यूट। तो जो एक्यूट वाला होता है इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन की वजह से होता है। किन किन की वजह से? सल्फोनामाइड, पेनिसिलिन, डायूरेटिक और एनसेड की वजह से। एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी ये आपको एनाल्जेसिक यानी जो एस्टामाइनोफेन है उसके लेने की वजह से ज़्यादा होती है। ओके, बस इसको नाम को रट्टा मार लेना इनके। मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एडिमा, पैची, ट्यूबुलर नेक्रोसिस आपको देखने को मिलती है। ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट होते हैं, ओके, जिसमें आपको सेल्स देखने को मिलते हैं। कभी कभार आपको ग्रैन्युलोमा भी देखने को मिल सकता होता है। इसके बाद दूसरे ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज़ है लाइक हाइपरकैल्सीमिया, नेफ्रोकैल्सिनोसिस, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उनको आप फिर भी रीड कर लेना। नेक्स्ट हमारा वास्कुलर डिजीज़ है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।